विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे हिंदी कंप्यूटिंग का। हिंदी कंप्यूटिंग अर्थात जो हिंदी कंप्यूटर में काम आती है, हिंदी का वह रूप जो इंटरनेट या कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर पे जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा जो कि विश्व के एक विस्तृत भूभाग पर लोगों द्वारा बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है, उस भाषा में जो कंप्यूटर किस तरह से उसे प्रस्तुत कर रहा है, कंप्यूटर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है और कंप्यूटर से किस प्रकार से इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन आज इस क्लास में हमारे विशेष रूप से इसी पर हमारी दृष्टि होगी कि सबसे पहले तो कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर या संगणक एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कुछ ही पलों में बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जानकारियों को भेज सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं या अन्य अन्य तरह के जो कार्य है, चाहे वो गणितीय कार्य है, विज्ञान से संबंधित कार्य है या टाइप करने से संबंधित कार्य है, वो कार्य बड़े शुद्धता के साथ, सफाई के साथ, सुंदरता के साथ किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के कई प्रकार हो सकते हैं जिसमें मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये इसके कई प्रकार हो सकते हैं। इन प्रकारों का निर्धारण या इनकी आवश्यकता है वो इनके कार्य के अनुसार है। जहां जिस स्थिति या जिस क्षेत्र में जैसे कंप्यूटर की आवश्यकता है वैसे ही कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। साधारणतया जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या पीसी जिसे बोला जाता है, उसी का ऑफिस में, संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, कार्यालयों में उपयोग किया जाता है और इन्हीं कंप्यूटरों के माध्यम से अधिकतर कार्य निष्पादित भी होते हैं। सुपर कंप्यूटर या अन्य कंप्यूटरों की बात करें तो वो उन संस्थानों में, उन जगहों पर काम में लिए जाते हैं जहां पर शोध चलता है, नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उन सॉफ्टवेयरों की जांच परख करने के बाद उन्हें बाजार में उतारा जाता है, प्रयोग हेतु जन सामान्य तक उसे पहुंचाया जाता है। वहां उन बड़े कंप्यूटरों की या अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने वाले उन कंप्यूटरों का कार्य होता है। लेकिन जिन कंप्यूटरों की हमें आवश्यकता है वो साधारण पीसी, उन पर जो हिंदी से संबंधित जो कार्य किया जाता है वो हिंदी से संबंधित कार्य है, अधिकतर इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। यूं हिंदी की टाइपिंग है, हिंदी भाषा में लिखना इन कंप्यूटरों में संभव है। इस तरह के कुछ फॉन्ट विभिन्न सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं जिससे कि हम उसमें आसानी से हिंदी में कार्य कर सकते हैं। लेकिन बात जहां तक इंटरनेट की जाए कि इंटरनेट के माध्यम से हिंदी में विचारों का आदान प्रदान किया जाए, विचारों का लेन देन हो और जो भी जानकारी हम चाह रहे हैं वो हमारी भाषा में हमें प्राप्त हो जाए, तो वह इंटरनेट है। इंटरनेट, इंटर और नेट दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इंटर से तात्पर्य है अंदर और नेट का अर्थ है जाल। अर्थात इसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो सूचनाओं का जाल, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। और इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कंप्यूटर सेट होना और इसके लिए एक टेलीफोन कनेक्शन, ब्राउजर इत्यादि की सुविधा हमारे पास होना अत्यंत जरूरी है। इसके बिना हम इंटरनेट नहीं चला सकते हैं या इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन मुख्य उपकरण इंटरनेट के हैं और इसके बाद जब ये तीनों चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं तो उस टेलीफोन लाइन जिससे कि हमें इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, संचार व्यवस्था कंपनी जो है वो हमें इंटरनेट की सुविधा दे रही है, उसकी तार को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और कंप्यूटर से जोड़ने के बाद में ब्राउजर के माध्यम से हम उसमें इंटरनेट चला सकते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर सिद्ध हुआ है और बड़ी तीव्र गति से इसके साथ इंटरनेट को चलाया जा सकता है। इंटरनेट को चलाने के लिए, उसमें सूचनाओं को देखने के लिए सबसे जरूरी जो अहम भूमिका निभाता है वो है www, वर्ल्ड वाइड वेब। जो ये सेवा प्रदान की जा रही है, इस सेवा के माध्यम से, इस पते के माध्यम से हम किसी भी जो जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ी है या इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके पते को इसके साथ टाइप करके
उस चीज को खोज सकते हैं। यदि उससे संबंधित कोई भी जानकारी, जो जानकारी हम चाह रहे हैं, जिस कंपनी से संबंधित, जिस व्यक्ति से संबंधित, जिस क्षेत्र से संबंधित, वो इंटरनेट पर कहीं भी उपलब्ध है तो उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है। इस जानकारी के माध्यम से हम अपेक्षित सूचनाओं को, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वर्तमान समय में तो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं जिससे हम उन के वीडियो को देखने के साथ साथ उन्हें सुन भी सकते हैं। और दूसरी एक विशेष बात कि हम अपने जो वीडियो वो देख रहे हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में अपने कुछ वीडियो, फोटोग्राफ्स वो इंटरनेट के माध्यम से उसमें अपलोड भी कर सकते हैं। बात आती है डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड से तात्पर्य यह है कि जो भी जानकारी हमें चाहिए होती है वो जानकारी जब हम इंटरनेट पे देख लेते हैं, उसे ढूंढ लेते हैं और देखने के बाद जब हमें ये आवश्यकता महसूस होती है तो हम उस की जो फाइल है उसके ऊपर माउस के राइट बटन को क्लिक करके करते हैं तो हमारे सामने एक आइकन खुलता है जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो आता है डाउनलोड का या सेव का। उस डाउनलोड या सेव करने के आइकन पर क्लिक करके हम उसे अपने कंप्यूटर के अंदर मनचाही जगह पर सुरक्षित कर सकते हैं, उसे संग्रहित कर सकते हैं। और इसी तरह से जो भी कोई फोटोग्राफ है या कोई वीडियो क्लिप है या अन्य अन्य तरह की कोई भी जानकारी है उसको हम इसी तरह से अपलोड भी कर सकते हैं और अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थियों, इंटरनेट की सुविधा से ही हमें एक और सुविधा जो मिलती है वो है ईमेल की। ईमेल एक ऐसी सुविधा है जिसका पूरा नाम लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात इलेक्ट्रिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें तुरंत जो समाचार है वो मिल जाता है, तुरंत मनचाही जो जानकारी जिससे हम प्राप्त किसी व्यक्ति विशेष से प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने ईमेल एड्रेस पे, ईमेल के पते पर हम वो जानकारी उससे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम जानकारी भेजना चाहते हैं या जो भी व्यक्ति हमें कोई जानकारी, कोई फाइल, कोई फोटोग्राफ, कोई भी टाइप की हुई सामग्री हमें भेजना चाहता है, उसकी पहले उसे अपने कंप्यूटर में उसे संग्रहित करना पड़ता है। उसके बाद इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो उसमें मेल का एक ऑप्शन हमारे पास, विकल्प हमारे पास आता है जिस पर माउस बटन को क्लिक करने से वह मेल बॉक्स है खुल जाता है। अलग अलग सेवा प्रदाता कंपनियां अलग अलग नाम से ये ईमेल की सेवा देती है, जैसे yahoo.com, rediffmail.com या gmail.com, ये अलग अलग। और जिस सेवा प्रदाता कंपनी की मेल आईडी, मेल का पता हमारा बना हुआ होता है उसी के माध्यम से हम अपना मेल भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। मेल आईडी खोलने के बाद हमें उस पर सबसे पहले अपना एक संदेश तैयार करना होता है। उस संदेश को तैयार करके हम उसके बाद जहां से हम संदेश भेज सकते हैं वहां टू का ऑप्शन मिलता है। उस टू के ऑप्शन के आगे हम माउस बटन को क्लिक करके कर्सर को वहां ले जा करके जिसे हम भेजना चाहते हैं उसका ईमेल पता हम उसमें टाइप करते हैं। इसके ठीक नीचे हमें एक ऑप्शन सब्जेक्ट का मिलता है। इस सब्जेक्ट के उस कॉलम में जिस विषय से संबंधित हम जो भी सूचना भेज रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है और इसके बाद अंत में सेंड का ऑप्शन हमारे पास होता है जिस पे क्लिक करके हम उस जानकारी को, उस बनाए हुए संदेश को भेज सकते हैं। और इसके साथ यदि हम ये चाहें कि उसी समय जो संदेश बनाया गया उसे भेजने के साथ साथ कुछ दूसरे वीडियो, फोटोग्राफ या अन्य जानकारी जो किसी अन्य जगह पर संग्रहित है उसको भी अटैच फाइल नाम के ऑप्शन पर क्लिक करके और उसके साथ अटैच करके भेजा जा सकता है। और इसी तरह से जो ईमेल हमारे पास आया है वह हमें अपनी उस ईमेल आईडी से, ईमेल के पते से जो हम अपना प्रोफाइल जो खोलेंगे उसमें से हमें प्राप्त होगा, जिसमें इनबॉक्स में हमें वह सारे संदेश जो हमें भेजे गए हैं वो मिल जाएंगे।
इस संबंध में हम जो हिंदी से संबंधित जो हमारी बात है वो ये है कि ये सब कार्य हम हिंदी में भी कर सकते हैं। कोई भी मेल हम हिंदी में भी लिख कर भेज सकते हैं, कोई भी संदेश है हिंदी में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट्स हिंदी के हमें उपलब्ध करवाती है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हिंदी में जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज जो वर्तमान में उपलब्ध है वो है डीबेस। डीबेस का एक जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा इसको बनाया गया है। दूसरा है सुलिपि सॉफ्टवेयर। सुलिपि सॉफ्टवेयर को आरके फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। इसी तरह ऑफिस 2.0 इंटरफेस, इसको सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया है। और है लोटस, क्लीपर, डीबेस या दूसरे अन्य कुछ और भी इसी तरह के हिंदी में सेवाएं देने वाले सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। तो हिंदी में कंप्यूटिंग की बात की जाए, हिंदी में कंप्यूटर की बात की जाए तो हिंदी में कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य है वो बड़ा उज्जवल है, क्योंकि आज बहुत सी पत्र पत्रिकाएं हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और जिन्हें बड़ी आसानी से देखा और पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से बहुत सी साइट्स हैं जो हिंदी की हैं और उन पर भी काम किया जा सकता है, उनसे जानकारियां ली जा सकती है। अनेक राष्ट्रीय अखबार या स्थानीय जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो भी इंटरनेट पर बड़ी आसानी से उपलब्ध है। प्रतिदिन के समाचार पत्रों को, हिंदी के समाचार पत्रों को इंटरनेट पर पढ़ा जा सकता है। तो ये बहुत सी जानकारियां हमें इंटरनेट पर हिंदी में ही प्राप्त हो सकती है और हिंदी में ही हम इन पर काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर हिंदी का भविष्य है बड़ा उज्जवल दिखाई देता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हिंदी कंप्यूटिंग के बाद आता है पत्रकारिता की बात। पत्रकारिता जो कि भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। भारत में प्राचीन काल से पत्रकारिता चलती रही है, चाहे वह नारद मुनि के रूप में ही क्यों न हो, जो कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक पत्रकार का ही कार्य करते थे। उसी जमाने से अगर हम इस चीज को देखें तो वो भारत के शायद पहले पत्रकार रहे हों। लेकिन आधुनिक समय के अंदर जिस चीज को पत्रकारिता कहा जाता है, जो पत्रकारिता है, जो उसके तत्व हैं, जो उसमें होने वाली निहित बातें हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन इस क्लास में हम करें तो पत्रकारिता का स्वरूप और उसके जो विभिन्न प्रकार हैं। पत्रकारिता है वो है कि सूचनाओं को एकत्रित करना, उन सूचनाओं को आगे प्रसारित करना, आगे लोगों तक भेजना, वो है पत्रकारिता। पत्र और जो कि एक संस्कृत का शब्द है पत्र, उसी से इस पत्रकारिता शब्द का भी जन्म हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पत्रकारिता एक ऐसा कार्य है जिसमें जो हमारे समाज में, आसपास में, देश में, विदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, चाहे वह खेल से संबंधित है, चाहे राजनीति से संबंधित है, चाहे समाज से संबंधित है, और या चाहे फिर वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, मनोरंजन से संबंधित है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन सब सूचनाओं को एकत्रित करना, उनमें उन तत्वों को देखना जो कि किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष सूचना हो सकती है जिसमें उसकी रुचि हो, उस व्यक्ति विशेष के लिए उस रुचि वाली चीज समाचार होती है। और वो कार्य इकट्ठा करना, उनको अच्छी एक सूचना, एक खबर बनाना, समाचार बनाना, वो सारे कार्य पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता के जो विभिन्न प्रकार, पत्रकारिता है वो कई प्रकार की पत्रकारिता हो सकती है, क्योंकि हमने कहा कि राजनीति के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, समाज में, संस्कृति से, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से, राष्ट्रीय क्षेत्र से जो भी चीजें, जो भी खबरें, जो भी बातें आती हैं, उन बातों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको विशेष तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कुछ बड़ी आम होती है, कुछ के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो कार्य इस क्षेत्र में किए जाते हैं उनके हिसाब से पत्रकारिता भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता यह पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजों को, कुछ तथ्यों को राजनीति के दबाव में आकर दबा दिया जाता है और उनको विशेष उनकी जांच पड़ताल करके
और खोजबीन करके उसे निकालना, दुनिया के सामने लाना, उनका पर्दाफाश करना आवश्यक होता है। तो जिस पत्रकारिता में ये सब कार्य किए जाते हैं वो खोजी पत्रकारिता या खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें किसी विशेष कार्य को किया जाता है, विशेष चीज को देखा जाता है, उसका तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और जो सही तथ्य है, सही बात है, उसको सामने लाया जाता है। क्षेत्र विशेष से भी संबंधित ये पत्रकारिता हो सकती है कि कोई विशेष क्षेत्र की ही समाचार हो, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित खबरें ही जिस पत्रकारिता के अंदर शामिल की जाए वो भी विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। वॉचडॉग पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, पत्रकार या पत्रकारिता का कार्य केवल इतना ही नहीं है कि जैसा सरकार बताए, जैसा सरकार कहे वो वैसा ही करता जाए, बल्कि पत्रकार का धर्म ये भी है कि वो देखे और हर तरह से ये निश्चित करे कि जो बताया जा रहा है वो तथ्य कितने सही हैं, कितने शुद्ध हैं और कितने कुछ उसमें दबाया गया है, छुपाया गया है। अर्थात निगरानी रखना एक तरह से, क्योंकि जो पत्रकारिता वर्तमान में हो रही है उस पर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सरकार का दबाव अवश्य होता है। जो सरकार होती है वो हमेशा ये चाहती है कि उसने जो अच्छा काम किया है केवल पत्रकारिता में उसी को स्थान मिले, खबरों में वही दिखाया जाए, समाचारों का हिस्सा वही बने, जो उनकी गलतियां हैं, जो उनकी कमियां हैं वो कभी भी न दिखाई जाए। लेकिन वॉचडॉग पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जिनमें इन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जिस पत्रकारिता में किसी भी कार्य के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें लोगों को जोड़ने का काम, जनमत बनाने का काम किया जाता है। विशेष अभियान चलाकर, चाहे वो वृक्षारोपण से ही संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो किसी सरकार के किसी कानून के विरोध में क्यों ना हो, चाहे वो किसी कुरीति के विरोध में हो, जैसे दहेज हत्या है, लिंग परीक्षण है, कन्या भ्रूण हत्या है, अनमेल विवाह है, बाल विवाह है, उनके प्रति, बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति, इन सब के प्रति जो मीडिया के द्वारा जो अभियान चलाया जाता है वो मीडिया के द्वारा चलाया गया अभियान जो है वो एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास। यूं तो विश्व में पत्रकारिता को शुरू हुए इस तरह के समाचार पत्र पत्रिकाओं का चलन हुए लगभग 400 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत है वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट नामक समाचार पत्र से हुई थी। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र है वह कलकत्ता से 1780 में प्रकाशित हुआ था और प्रकाशन के कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों की कुपित दृष्टि के कारण इसे बंद करना पड़ा। तो भारत में उस समय बहुत से ऐसे अखबार थे जिन्हें अंग्रेजों की कुदृष्टि के कारण बंद होना पड़ा और कुछ ऐसे कानून भी उस समय पर लागू कर दिए गए थे जिन कानूनों के चलते यह आवश्यक हो गया था कि उन अखबारों को बंद करने के अलावा अखबार मालिकों के पास और कोई चारा नहीं था, या अंग्रेजों ने स्वयं उन पर इतने अधिक प्रतिबंध लगा दिए या एक तरह से पूरी तरह से स्पष्टतया निर्देश दे दिया कि अब इस अखबार को बंद कर दिया जाए। तो वो बंद इसलिए किया गया क्योंकि उसमें राष्ट्रवादी तत्व थे, लोगों के भड़कने की संभावना उन लोगों को लग रही थी, अपने सरकार के तख्ता पलट की संभावना उनको लग रही थी। तो इन अखबारों ने भारतीय जनमानस में कहीं राष्ट्रवाद को जगाया, भारतीय लोगों को जगाया, उनकी सोई हुई आत्मा को जगाने का काम किया। जो काम एक अखबार कर सकता था, जो पत्र पत्रिकाएं जो काम कर सकती थी, वो काम हमारे नेता कई वर्षों में भी नहीं कर सके क्योंकि उनकी बात जो है वो इतनी तीव्रता से लोगों तक नहीं पहुंच रही थी और अखबारों के माध्यम से वो बात है जनमानस में बड़ी तेजी से फैलने लगी। अखबारों का प्रभाव ये हुआ, इन समाचार पत्रों का ये प्रभाव पड़ा कि कुछ लोगों की तो ये आदत ही बन गई, उनके बिना उनका सवेरा ही नहीं होता था। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इनमें प्रगति आती गई, इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी होती गई।
बंगाल गजट की बात करें, जेम्स ऑगस्ट हिक्की का जो अखबार था, वो अंग्रेजी में प्रकाशित भारत का पहला अखबार था। अगर हिंदी अखबार की बात करें तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, और इसके जो प्रकाशक थे या संपादक थे वो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तो पहला समाचार पत्र होने का गौरव भी उदंत मार्तंड को ही प्राप्त है, जो कि हिंदी के हिसाब से देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, और ये अंग्रेजी में था। दूसरा उदंत मार्तंड हिंदी, दोनों ही कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे, लेकिन समय में दोनों के अंतर था। इस बीच इसके बाद कुछ और भी अखबार प्रकाशित हुए अन्य अन्य स्थानों से, जैसे बनारस अखबार, जो कि बनारस से 1843 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से अल्मोड़ा अखबार 1846 के अंदर अल्मोड़ा से, मालवा अखबार इंदौर से 1848 में, और 1854 में समाचार सुधा वर्षण, 1862 में बिहार बंद, ये कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। और इनमें बहुत कम समय तक चले, कुछ लंबे समय तक चलने वाले भी थे, लेकिन कुछ को अपने नाम बार बार बदलने पड़े। ऐसा करके इन अखबारों में भारतीय लोगों को जगाने का, उनमें जागृति लाने का, देशभक्त या राष्ट्रवादी आह्वान इन अखबारों में मिलता था, जिसके चलते अंग्रेजों ने इनको बंद करना ही उचित समझा। अखबारों के या पत्रकारिता के इतिहास की बात करें तो अगला पड़ाव 1868 में भारतेंदु युग के रूप में शुरू होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक पत्रकार थे, आलोचक थे, निबंध लेखक थे, कवि थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वो स्वयं एक पत्रकार थे, और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1884 में, 1864 में स्त्रियों को विशेष ध्यान में रखकर उनके दुख, कष्ट, तकलीफों को जन जन तक पहुंचाने की दृष्टि से उन्होंने 1864 में बाल बोधनी, इन दो पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। इसके साथ ही उनके लेख हैं, उनकी आलोचनाएं हैं, जिनसे उन्होंने एक नई शुरुआत इस काल में की। तो ये ऐसे एक लेखक थे जो अपने अल्पकाल के जीवन में ही हिंदी पत्रकारिता की इतनी सेवा कर गए कि इनकी मृत्यु जो थी वो हिंदी संसार के लिए एक कभी न पूरी होने वाली खाली जो रिक्त स्थान था वो छोड़ गया। इसी काल में प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, जगन मोहन सिंह इत्यादि कुछ दूसरे पत्रकार भी हुए हैं, जिन्होंने भी हिंदी पत्रकारिता को अपना सहयोग दिया। 1886 के अंदर मदन मोहन मालवीय ने दैनिक हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसके संपादक अमृतलाल चक्रवर्ती, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र जैसे कई बड़े विद्वान लेखक थे। और इसके बाद 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, 1903 में सरस्वती का संपादन संभाला, तो इसके साथ ही हिंदी में एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए युग का सूत्रपात हुआ। जिस कार्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र अधूरा छोड़कर चले गए, उस कार्य को आगे बढ़ाया, हिंदी को परिष्कृत बनाया, उसे प्रांजल बनाया, उसको एक नई जीवन शक्ति दी, व्याकरण और वर्तनी के नियमों को स्थिर किया, और हिंदी की वो सेवा की इन्होंने कि आज तक उनके उस योगदान को याद किया जाता है, और आगे आने वाले समय भी किया जाएगा, क्योंकि वो स्वयं पत्रकार थे और हर क्षेत्र पर, हर विषय पर लिखना उन्हें अच्छा लगता था।
तो पत्रकारिता का ये वो युग था जब राष्ट्रवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था और कोई भी लेखक जो था वो किसी भी रूप से अपने आप को कम नहीं आंकता था राष्ट्रवादी रूप में, और हर तरह से वो इन अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये दर्शाना चाहता था कि वो भी राष्ट्रवादी है और उनके लेखों के, कविताओं के माध्यम से लोगों में एक नई जागृति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। इसके बाद आता है गांधी युग। गांधी युग, गांधी जी ने स्वयं यंग इंडिया और हरिजन पत्रों का संपादन किया और इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने देश की उन ज्वलंत समस्याओं को उठाया जिन समस्याओं का निराकरण करने के बाद देश को एक किया जा सकता था। जैसे वो सांप्रदायिकता की समस्या थी, छुआछूत की समस्या थी, हरिजनोद्धार की जो बात थी, उन सब चीजों को उन्होंने उठाया। नारी उत्थान का मामला या नारी उत्थान की बात भी उन्होंने अपने इन पत्रों के माध्यम से कही। तो ये जो पत्र थे, इन पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भारत के जो राजनीतिक जीवन था भारत का, या यूं कहें कि स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसको एक नई दिशा मिली, नई दशा मिली। ये तो था पत्रकारिता का जो इतिहास है वो उसका संक्षिप्त सा छोटा सा विवेचन। और आजादी के बाद की पत्रकारिता के इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद पत्रकारिता वैसी नहीं रही जैसी आजादी से पहले थी या हमारे उन नेताओं ने जैसा सोचा था। आजादी के बाद धीरे धीरे पत्रकारिता का रूप बदल गया, उसका रंग बदल गया, उसमें बहुत से परिवर्तन आए, बहुत सी चीजों का नया समावेश हो गया। उसमें रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, दूसरी चीजें जुड़ती चली गई और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज जुड़ गई जो थी उसका व्यवसायिक होना, जो सबसे बड़ा उसका परिवर्तन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि समाचार के तत्व। समाचार में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं और कौन कौन से तत्व होने चाहिए, वो है उसमें सबसे पहले नवीनता। नवीनता समाचार का एक तत्व है, अर्थात कोई भी जो घटना है, बात है, वो समाचार नहीं हो सकती, उसमें नवीनता होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। जब नवीनता होगी, लोग उसमें रुचि दिखाएंगे, तभी वो कोई समाचार बन सकता है। दूसरा है निकटता, कि किसी भी खबर के लिए, घटना के लिए निकटता का होना जरूरी है, अर्थात उसका निकटता से कहने का मतलब है स्थानीयता होनी जरूरी है। मान लीजिए कि कोई घटना, दुर्घटना, कुछ भी कोई हुआ है या घटा है, अगर वो यहाँ से हजारों मील दूर है तो उस घटना में, उस बात में पाठकों में उतनी रुचि नहीं रहेगी जितनी वो उनके ज्यादा निकट की खबर होगी। तो जितनी रुचि वो दिखाएंगे वह रुचि उस दूर की खबर में नहीं होगी, तो उसमें निकटता का भी होना आवश्यक है। तीसरा है उसका प्रभाव। समाचार के तत्व के अंदर प्रभाव होना जरूरी है। प्रभाव अगर नहीं है, वो प्रभावशाली चीज नहीं है, वो खबर है प्रभावशाली नहीं है, सूचना प्रभावशाली नहीं है, तो वह समाचार का रूप कभी भी नहीं ले सकती, क्योंकि लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे और जब तक लोग प्रभावित नहीं होंगे वो उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। इसी तरह से है जनरुचि। एक समाचार के अंदर जनरुचि का होना आवश्यक है। लोग जब तक किसी भी खबर के अंदर, किसी भी सूचना के अंदर रुचि नहीं लेंगे तो वह समाचार का रूप नहीं लेगी, क्योंकि समाचार वही है जिसमें लोगों की रुचि है, वही समाचार बन सकता है। फिर है महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोग, समाचार के अंदर महत्वपूर्ण लोगों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में ही यदि समाचार छपेंगे जिनको कोई नहीं जानता, तो लोगों का उन समाचारों में किसी तरह की रुचि नहीं रहेगी और वो उन्हें पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो लोग हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित है, खेल से संबंधित है, मनोरंजन से संबंधित है, अन्य अन्य क्षेत्रों से संबंधित है, उन महत्वपूर्ण लोगों को भी समाचारों में स्थान मिलना चाहिए, अर्थात उनका भी समाचार आना चाहिए। अगली विशेषता होनी चाहिए कि उपयोगी जानकारी, और इन समाचारों से कुछ उपयोगी जानकारी भी मिलनी चाहिए। बिना उपयोगी जानकारी के समाचार नहीं बन सकता है, एक अच्छा समाचार नहीं कहा जा सकता है, उपयोगी जानकारी उससे मिलनी आवश्यक है। पाठक वर्ग, समाचार
का एक पाठक वर्ग भी होना चाहिए। अगर पाठक वर्ग ही नहीं है, कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, तो वह समाचार नहीं कहला सकता है या वो समाचार नहीं होगा, क्योंकि उसे कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। वो केवल सूचनाएं मात्र हैं, वो सूचनाएं किताबों में भी हो सकती हैं। तो समाचार पत्र जो प्रकाशित हो रहा है उनमें केवल सूचनाएं न देकर समाचारों के तत्वों के अनुसार किसी चीज को अगर छापा जाएगा तो वह लोग उसमें जुड़ेंगे, पाठक उसके बनेंगे। टकराव या संघर्ष, टकराव या संघर्ष कि उन समाचारों के अंदर टकराव या संघर्ष की भी बात होनी चाहिए, अर्थात कुछ ऐसा नया होना चाहिए या इस तरह की बातें आनी उनमें चाहिए जिसमें टकराव हो और जिसमें आकर्षण बढ़े, जिससे पाठक का आकर्षण बढ़े, वो उसकी तरफ आकर्षित हो कि कल इस तरह का तथ्य आया था, आज ये आ रहा है, वो फला अखबार ये कह रहा है, ये अखबार ये कह रहा है। और दो बातों में जो एक यूं कहें कि तुलना करने की बात आए तो वो तुलना वहां पे की जा सके। तो विद्यार्थियों, ये तो था पत्रकारिता, और आगे अगली क्लास में हम कुछ और इसी प्रकार के तथ्यों, हिंदी से संबंधित कुछ और बातों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।